डीप फेक ये दो अल्फाज से मिलकर बना है, जिसमें डीप का मतलब है डीप मशीन लर्निंग। ये एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है। डीप फेक तकनीक में मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए किसी तस्वीर, वीडियो या ऑडियो को मैनिपुलेट या बदल दिया जाता है। इस तकनीक के पीछे का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट किसी के चेहरे और तासुरात को पढ़ना है। मिसाल के तौर पर आज ऐसी बहुत सारी ऐप मार्केट में मौजूद हैं जिनकी मदद से आप अपने चेहरे के तासुरात को तब्दील कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से डीप फेक तकनीक भी काम करती है, लेकिन इस तकनीक के जरिए जो कंटेंट या वीडियो बनाई जाती है वो इतनी महारत से तैयार होती है कि किसी आम इंसान के लिए ये जानना बहुत मुश्किल होता है कि जो वीडियो वो देख रहे हैं वो हकीकत है या डीप फेक। आमतौर पर 3 तरह की डीप फेक वीडियोस देखने को मिलती हैं। पहली किस्म में उन वीडियोस और तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की जाती है जो इंटरनेट पर मौजूद हैं। इनमें किसी और की तस्वीर को असली वीडियो में मौजूद किसी और की बॉडी पर लगा दिया जाता है। कई तरह के फेस ऐप के साथ आजकल ये काफी मशहूर है। दूसरी किस्म में चेहरे के तासुरात के साथ तब्दीली की जाती है और इस तरह की तकनीक में स्किन, जेंडर और उम्र तक बदली जा सकती है। और तीसरी किस्म है फेस सिंथेसिस, जिसमें किसी असली इंसान की तस्वीर की मदद से एक ऐसी तस्वीर बनाई जाती है जिसका इस दुनिया में कोई वजूद ही नहीं है और लोग इंटरनेट पर उस झूठी और बेबुनियाद तस्वीर को देखकर उसे जिंदा तस्वुर करने लगते हैं, जबकि दुनिया में उस नाम और तस्वीर का कोई शख्स मौजूद ही नहीं होता। इसी तरह आवाज में तब्दीली करके भी किसी और की वीडियो पर लगा दिया जाता है, जिसमें कोई इंसान कुछ बोलता हुआ या पैगाम देता हुआ दिखता है, लेकिन हकीकत में वीडियो में मौजूद शख्स ने कुछ और बोला होता है। बस तकनीक की मदद से उसकी आवाज और अल्फाज को बदल दिया गया होता है। आज की पेशकश में डीप फेक तकनीक की पहचान, इससे बचने के तरीकों और इससे मुताल्लिक कवानीन पर गुफ्तगू की जाएगी। नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है आपका इस खास पेशकश में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन, और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नौमान। आज की इस खास पेशकश में हम बात करेंगे डीप फेक की। जी हाँ, जदीद साइंस की अगर आप बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंस की दुनिया में एक इनकलाब बनकर आई है, लेकिन दूसरी तरफ जुर्म के और ख़ासतौर से साइबर क्राइम के नए तरीक़ों में भी इजाफा हुआ है। कहीं किसी का कोई अपना वीडियो कॉलिंग के जरिए पैसों का मुतालबा करता हुआ नजर आता है, तो कहीं दो ममालिक की जंग में एक मुल्क का सरबराह अपनी फौज को हथियार डालने का हुक्म दे रहा होता है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर वो कौन सी तकनीक है जिसके जरिए किसी की ऑडियो और वीडियो को बदल कर किसी और के चेहरे पर लगा दिया जाता है, और ये काम इतनी महारत के साथ होता है कि इसे आसानी से पहचाना भी नहीं जा सकता। ऐसे हालात में इस नए तरह के फ्रॉड से कैसे बचा जाए, इस टेक्नोलॉजी को किस तरह से समझें और हमारे मुल्क में इसे लेकर क्या कवानीन हैं, इस अहम मौजू पर आज हम बात करेंगे। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो ख़ास मेहमान। हमारे साथ हैं एडवोकेट खुशबू जैन साहिबा और हमारी दूसरी ख़ास मेहमान हैं सोशल एक्टिविस्ट मोहतरमा लीना केजरीवाल। आप दोनों का आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। हमारे साथ लॉ के स्टूडेंट भी मौजूद हैं जिनके सवालों को आज की इस पेशकश में हम शामिल करेंगे। सबसे पहले हम इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं खुशबू जैन साहिबा से। मैडम, जब हम इस डीप फेक की बात करते हैं तो आखिर क्या है ये टेक्नोलॉजी, किस तरह से लोगों पर यह असर डाल रही है? अगर आप डीप फेक की बात करोगे तो ये टेक्नोलॉजी जो है ये एक ऑडियो क्लिप या पिक्चर या वीडियो जो है उनको ऑल्टर कर देती है, ताकि वो जो सच वाली जो चीज़ है उसमें मैनिपुलेशन हो जाता है, या फिर कोई एक नई पिक्चर या नई ऑडियो या नई वीडियो क्रिएट हो जाती है इस टेक्नोलॉजी के थ्रू। अब ये गलत है या सही है ये जानने का तरीका होता है कि किस पर्पस के लिए यूज़ हो रही है। तो इस टेक्नोलॉजी का यूसेज तो अच्छा भी है, बिकॉज अगर आप देखोगे तो बहुत सारे एरियाज़, बहुत सारे फील्ड्स में इनका यूसेज होता है। अगर आप देखें तो मीडिया इंडस्ट्री में इसका यूज़ होना बहुत अच्छे तरीके से है, बट इसका मिसयूज़ बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। अगर आप देखोगे तो बहुत खतरनाक तरीके से यूज़ हो रहा है। आपने कुछ एग्जांपल्स दिए जहाँ पे किसी स्टेट का प्रेसिडेंट कोई स्टेटमेंट दे रहा है, पर अगर आप देखोगे जब आप कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी मिलाओगे और अगर मैं डीप फेक का
यूज़ लेती हूँ तो जो बेसिक तरीके थे कि साइबर क्राइम से बचने के या किसी क्राइम से बचने के, उस तरीकों को ये सरपास कर देता है। जैसे कि आपने एग्जांपल दिया कि कोई फ़ोन करके अगर एक्सटॉर्शन रैंसम के लिए फ़ोन करता है, या फिर बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज़ जैसी जो चीज़ें होती थी कि अपने बॉस को कोई फ़ोन पहले ईमेल करते थे कि यहाँ पे पैसे डाल दें या कुछ कर दें, पर अब अगर देखें कि आपका बॉस अगर आपको वीडियो कॉल कर रहा है और बोल रहा है कि यहाँ पे पैसे डाल दें, या आपका कोई बच्चा है वो एक्सटॉर्शन कॉल में आपका बच्चा वहाँ पे चिल्ला रहा है या कुछ बोल रहा है, तो आप इसको रियल मानोगे। तो जहां हम पहले बोलते थे कि सिर्फ मैसेज आ रहा है तो आप रिलाय ना करें, सिर्फ ईमेल आ रहा है तो रिलाय ना करें, तो अब अगर आप देखोगे या सुनोगे किसी की आवाज़ या किसी की चेहरा, तो आपको यकीन हो जाएगा कि ये जो है वो सच में हो रहा है। तो इस टेक्नोलॉजी का यूज़ पहले भी होता था फोटोशॉप से, बट अभी जो AI का इन्वेंट हुआ है तो इतने टूल्स अवेलेबल है जो एक स्किल्ड अनस्किल्ड आम जनता, आप और मैं आराम से किसी भी टाइप का ये वीडियो, ऑडियो, पिक्चर बना सकते हैं जो बिना किसी खर्चे के अवेलेबल है। तो ये जो अवेलेबिलिटी है और प्रिसीजन है, जो पहले फोटोशॉप से होता था कि फेस काट कर आप वहां पे एक चिपका देते थे तो बहुत तरीके से आप समझ जाते थे, बट अभी प्रिसीजन इतना स्ट्रांग हो गया है इसका कि नॉर्मल तरीके से इस चीज को पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। और वही मार्केट में इस तरह की बहुत सारी एप्स वगैरह अवेलेबल हैं जहां आप ये जिसके जरिए ये काम हो जाता है। बिल्कुल, ये अवेलेबल है मार्केट में बहुत आसानी से। आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, आप नॉर्मल किसी लिंक से डाउनलोड कर लें, या आप क्रिएट कर लें अपना खुद का API, और ये बहुत आसानी से अवेलेबल है। अब उन्होंने तो किसी और इंटेंट के लिए बनाई होगी, पर यूज़ अगर किसी और इंटेंट से हो रही है तो ये बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। आपने बच्चों की बात कही कि कहीं किसी का कोई लगता है कि बच्चा रो रहा है या बच्चा कोई पैसे का मुतालबा कर रहा है। लीना मैडम से जानना चाहूंगा, आपने बच्चों पर काफ़ी काम किया है, किस तरह से बच्चों पर असर डाल रही है ये टेक्नोलॉजी, खासतौर से अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, या कहीं किसी वीडियो के साथ कोई डॉक्टर करके उसको बदला जा रहा है? देखिए, अपने कोविड-19 के बाद में अपने बच्चे लोग को हम लोग ने बहुत ही अचानक और बहुत ही बड़े मैग्नीट्यूड से बच्चे लोग ऑनलाइन आए। सबसे पहले उनको एक नई दुनिया में ढकेला गया जो उन्हें कुछ मालूम ही नहीं था उसके बारे में, ना ही उनके पेरेंट्स को मालूम था कि इस नई दुनिया को हम लोग कैसे उसमें से गुजरें। सबसे पहले तो वहाँ थी, उस तक तो AI तक भी नहीं आई थी। उस वक्त भी जो पेरेंट्स लोग एंड बच्चे लोग जो न्यू डिजिटल वर्ल्ड को लेके कैसे जीना है, इसमें जो डिजिटल सिविक सेंस होती है, साइबर सिविक सेंस, उसको भी लेके हमारे कुछ भी उनको सिखाया नहीं गया था। पर वो नहीं हुआ ख़त्म कि AI आ गई है जी। अभी इनकी दुनिया जो है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बच्चे लोग आज के दिन कोई भी नॉर्मल, उनकी लाइफ ज़्यादा फिजिकल बोलते हैं, फिजिकल एंड डिजिटल। इसको इनमें उसको कैसे रहना है उनको किसी ने उनको सिखाया नहीं है जी। बच्चे लोग आर एक्सप्लोरिंग टेक्नोलॉजी, उनके हाथों में फ़ोन है, उन्हें यही नहीं मालूम कि वो लोग स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं या उन लोग जो कर रहे हैं उनको कहीं कोई होल में घुसा देगा। तो ये जो उनकी जो उनको अनएडुकेटेड जो बोलते हैं, उनको नॉलेज नहीं है इसके लिए उनका बहुत ज़्यादा खतरे हैं उनके ऊपर इस न्यू डिजिटल वर्ल्ड में। खुशबू जी, ये डेटा कहाँ से आता है? अगर कहीं पर भी किसी वीडियो के साथ या किसी फोटो के साथ या ऑडियो के साथ छेड़छाड़ हो रही है और ये हम कहें कि नई टेक्नोलॉजी के जरिए हो रहा है, तो ये कहाँ से डेटा आता है कि जहाँ उसको वो महारत के साथ और इस तरह से करते हैं कि उसको पहचानना मुश्किल होता है? डेटा तो अवेलेबल है। अब हम जिस दुनिया में आज अगर है, तो अगर मैं बोलूँ तो ये कम नहीं होगा कि प्रिवेसी इज़ अ मिथ, बिकॉज डेटा इज़ अवेलेबल। और हम जिस तरीके से डिजिटली डिपेंडेंट हो गए हैं और आज तक हम टेक्नोलॉजी जिस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी सिर्फ बैंकिंग या फिर रिक्रिएशन या फिर एंटरटेनमेंट के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो हमारे आसपास हम सिर्फ टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं, फ्रॉम बेडरूम से लेकर आप गाड़ी तक जहाँ पे भी जाओगे, और ये जितने टेक्नोलॉजी है ये सब डेटा जो हमारा हम डेटा का हमारा ब्रीच हो रहा है कहीं ना कहीं। ब्रीच तो दूसरा एस्पेक्ट हो गया। एक हो गया डेटा कलेक्शन। तो डेटा कलेक्शन पे आज तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमारे पास में कोई लॉ भी नहीं था डेटा को लेकर, बट पूरी दुनिया में सबको लगा कि डेटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सिक्योरिटी को लेकर और इकोनॉमी को लेकर। तो उसको लेकर बाकी दुनिया ने भी लॉ बनाया और इंडिया ने भी DPDP एक्ट जो लेकर आया है 2023 का, वो इसी के मद्देनजर लाते हुए लाया कि ताकि डेटा का मिसयूज ना हो, बिकॉज बिना डेटा के टेक्नोलॉजी या डिजिटल इंडिया की तरफ जो हम जाने की बात कर रहे हैं वो नामुमकिन है। बट उस डेटा का मिसयूज ना हो उसको लेकर नए प्रावधान आए हैं DPDP एक्ट जो आपका 2023 है। तो डेटा जनरेशन और डेटा मिलना तो बहुत आसान है, बट उसका मिसयूज और मिसयूज के बाद में लोगों को पता नहीं चलता है जब वो
डेटा को यूज़ करते हैं तो क्या उनके पास में राइट है उस डेटा को यूज़ करने का, और अगर उन्होंने कर लिया है, जैसे कि एक एग्जाम्पल दूंगी जो सबको पता है ये एग्जाम्पल, इसीलिए मैं वो देना चाहूँगी, रश्मिका मंदाना वाला। तो रश्मिका मंदाना का वीडियो अवेलेबल है बिकॉज आप पब्लिक फोरम में हो, तो ऐसा तो नहीं है कि कल से हम डिजिटली आना बंद कर दें। कुछ लोग बंद कर भी सकते हैं बट हम अब उस दुनिया में नहीं है, हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, बट देर आर पीपल जो अवेलेबल है पब्लिक फोरम पे। तो ये जो डेटा अगर मिल जाता है तो 3 सेकंड से लेके 8 सेकंड का अगर किसी का वॉइस वीडियो मिला है या ऑडियो मिला है या पिक्चर मिली है तो उसको एडिट करना बहुत आसान हो गया है। अगर वो नहीं भी मिला है तो अगर मैं सिर्फ AI टूल्स पे ये लिखूंगी कि मुझे अमिताभ बच्चन का पिक्चर चाहिए साड़ी में, तो वो मुझे देगा। मैं बोलूंगी मुझे मार्क जुकरबर्ग का पिक्चर चाहिए इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस में, तो वो मुझे देगा। मैं उसको अपनी पिक्चर डाल के बोलूंगी कि मुझे अपनी पिक्चर चाहिए आइसबर्ग में वियरिंग दिस एंड दिस। आप जिस तरीके के उसको इनपुट देंगे वो उस तरीके का डेटा जनरेट करके देगा। आप ये सब छोड़िए, आप सिर्फ उनको इतना बोलिए कि मुझे कोई डार्क कलर्ड गर्ल चाहिए विथ होल्डिंग दिस एंड दैट, तो वो कोई रैंडम पिक्चर देगा जो किसी से नहीं मिलती है, खुद से क्रिएट करके एक नई पिक्चर बना के देगा। तो डेटा का और उसके मिसयूज का तो आज क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपने इसकी बात की DPDP की, जब हम कहते हैं डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन की बात करते हैं और हमारा डेटा कहीं ना कहीं से अगर ब्रीच हो रहा है या कहीं जा रहा है, तो हम इस कानून के तहत किस तरह अपने डेटा को बचा सकते हैं, या अगर कोई भी जो डेटा हमारा जिसको हमने दिया है वो हमारे डेटा को कहीं और आगे फॉरवर्ड करता है, तो हम किस तरह से कानून का सहारा लेकर बच सकते हैं? सी, जो नया कानून है उसको हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो नया कानून है वो सिर्फ इतना बोलता है कि आपके पास जो राइट टू प्रिवेसी था वो आपका अब राइट टू, ये आपका फंडामेंटल राइट है। तो अब इसको आप एनफोर्स कैसे करेंगे? तो अगर मैं हूँ और ये मेरा डेटा है तो इसके ऊपर राइट भी मेरा होना चाहिए। तो अब कोई भी कंपनी अगर मेरा डेटा लेती है तो मुझसे परमिशन मांगे। पहला परमिशन मांगे कि वो डेटा क्यों ले रही है, किस चीज़ के लिए ले रही है, कहाँ यूज़ करेगी और किन किन के साथ में शेयर करेगी। अब ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे आज तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। अगर आप किसी भी प्रिवेसी पॉलिसी को उठाएंगे तो वो बोलेंगे हम अपनी सिस्टर कंसर्न के साथ यूज़ करते हैं फॉर आवर ओन इंटरनल पर्पसेस और फॉर सम अदर पर्पसेस। क्या पर्पस है आप नहीं बताते हो। तो ये जो नया एक्ट है वो ये आपके ऊपर राइट देता है कि अगर आप यूज़र हो, आपका डेटा है, तो ओनरशिप भी आपकी होनी चाहिए और कंट्रोल भी आपका होना चाहिए। तो अगर आप परमिशन दे देते हो तो अच्छी बात है, आप परमिशन नहीं देते हो तो वो आपका डेटा यूज़ नहीं कर सकते। अगर उन्होंने उसके बाद में भी इस चीज़ को किया तो पेनल्टीज बहुत हाई लगाई है, अप टू 50 करोड़ पेनल्टी है कुछ क्राइटेरियाज में, कुछ क्राइटेरियाज में अप टू 150 करोड़ है, कुछ क्राइटेरियाज में अप टू 200 करोड़ है। तो ये जो लाने की चीज़ है वो इसी कारण से आई गई है ताकि जो ओपेकनेस थी इंटरनेट की दुनिया में कि आपका डेटा जा रहा है, कहाँ जा रहा है, अब दिखता तो नहीं है। तो आम तरीके से तो आप देख लेते हो कि मेरा ये सामान यहाँ से यहाँ गया तो आप पकड़ सकते हो, बट डेटा जो है वो दिखता नहीं है। प्लस हम बॉर्डरलेस और फेंसलेस वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तो ये ओपेक चीज़ को बंद करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए नया एक्ट आया है। तो हम और आप, हम सब यूज़ कर सकते हैं। हम कंप्लेन कर सकते हैं ग्रीवेंस रिड्रेसल में। कंप्लेन के बाद में अगर एक्ट नहीं होता है तो बोर्ड बना है, बोर्ड में जब कंप्लेन होगी तो बोर्ड इन कंपनीज के खिलाफ जा सकता है। एक और नई चीज़ जो इंडिया लेकर आ रहा है वो ये बोला है कि AI रिलेटेड कोई भी टूल्स या टेक्नोलॉजी या फिर कोई भी कंपनी अगर इंडिया में आती है तो आपको यहाँ के रेगुलेटर, यहाँ इंडिया में अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। आप जब रजिस्टर करेंगे तब आप इंडिया में अवेलेबल होंगे, क्योंकि ये जो जितने भी टूल्स है AI के या टेक्नोलॉजी आ रही है ये बहुत डेटा आपका ले रहे हैं और आपको पता नहीं है वो डेटा कैसे यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है, कहाँ यूज़ हो रहा है और कब तक उसको डिलीट किया जाएगा। क्योंकि नए कानून के अंदर उसके डिलीट का भी एक प्रोसेस दिया गया है कि जब आप चाहें तो उसे डिलीट करवा सकते हैं वहाँ से, और करना पड़ेगा उन तमाम एजेंसीज को या तमाम कंपनीज को। लीना जी, जिस तरह से मैडम ने बात कही कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के केसेस भी सामने आए, ये तो मसला सेलिब्रिटीज़ का हो जाता है, लेकिन जहाँ छोटे बच्चों के कंटेंट की हम बात करते हैं या उनके साथ किसी तरह की खिलवाड़ हो रही है, किस तरह के केसेस सामने आते हैं और कितनी उम्र तक के बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं? आज के दिन एक जो नया फ्रेज़ है जो बहुत ही गलत तरीके से लोग उसको चाइल्ड पोर्नोग्राफी बोलते हैं, इट्स एक्चुअली चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटीरियल, CSAM। ये कोविड के बाद में इंडिया में जिसकी जनरेशन थी बहुत बढ़ गई और इंडिया से करीब 17% ऑफ द वर्ल्ड वाइड CSAM इज गेटिंग रिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। सो दैट इज़ 56 लाख केसेस वर रिपोर्टेड, और भी बहुत होंगे जो रिपोर्ट नहीं हुए। ये जो CSAM है ये बहुत ही ख़तरनाक है और ये बहुत ही छोटी बच्चों के ऊपर ज़्यादा होती है, बिकॉज दीज आर बच्चे लोग जो जिसके ऊपर कोई राइट ही नहीं है एंड उन्हें ही नहीं मालूम कि उनके ऊपर क्या हो रहा है जी। कई केसेस जो आए हैं बहुत ही छोटे न्यूबॉर्न इन्फेंट्स को तक भी होते हैं एंड कुछ करीब 13, 14, 15 साल के बच्चे लोग
होते ही हैं। तो ये तो सीज़ैम हो गया। अभी क्या हो गया है, बिकॉज आजकल बच्चे दो लोग में जो ये डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, उन लोग की बहुत साइकोलॉजिकल बहुत इफ़ेक्ट हो गया उनके लाइफ पे। दे ऑल फील लोनली। पेरेंट्स लोग सब बहुत बिजी हैं, उनको लगता है हमारे कोई फ्रेंड्स नहीं हैं। सब ही कोई चाहते हैं हम ऑनलाइन कोई नया फ्रेंड बनाएं। ऑनलाइन फ्रेंड्स किससे बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसमें बहुत एक नया रूप निकल के आ रहा है, सेल्फ जनरेटेड सीज़ैम, SG सीज़ैम। अभी एक और जो नया फ्रेज आ रहा है, AI जनरेटेड सीज़ैम। ये किस तरह का है? ये कोई भी बच्चे की फ़ोटो या वीडियो जो ऑनलाइन ली गई हो, लाइक एक कोई अभी केस आया था US में, उसकी बर्थडे पार्टी की फ़ोटोग्राफ्स या वीडियो को लेके उसके ऊपर सीज़ैम बनाया गया था। तो वो उन्होंने ज़रूर कोर्ट को मूव किया, अपने स्कूल को मूव किया, बिकॉज मोस्ट ऑफ दिस केसेस आर हैपनिंग अंडर पियर्स। जो उनके पियर्स हैं, उनके जो दोस्तें हैं, उनके जो स्कूल में जिसके साथ उनकी राइवलरी है, उन्हीं लोग के बीच में ये सब हो जाता है जी। पर इसमें क्या हो रहा है कि बहुत, आई बिलीव बोथ साइड्स आर विक्टिम्स। इवन द परपेचुएटर इज अ विक्टिम एंड इवन द चाइल्ड इज अ विक्टिम, बिकॉज दोनों ही विक्टिम हैं अनअवेयरनेस के, लैक ऑफ अवेयरनेस के, लैक ऑफ नॉलेज कि वो क्या कर रहा है, उसकी क्या मतलब नतीजा हो सकता है लॉन्ग रन में, एंड कैसे उनकी लाइफ दोनों को इफेक्ट हो सकती है। सो दीज आर वेरी न्यू सिनेरियोज। चिल्ड्रन को मालूम नहीं क्या कर रहे हैं, कैसे उनकी जनरेट हो रही है। बच्चों को मालूम नहीं है, लेकिन रोकने की जिम्मेदारी पेरेंट्स की ज़्यादा हो जाती है। हाँ जी। ऐसे हालात में पेरेंट्स किस तरह की सावधानियां बरतें, उन्हें क्या करना चाहिए? तो आज के दिन बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं टू एजुकेट पेरेंट्स, बट आई एम फीलिंग पेरेंट्स आर स्टिल वेरी अनएजुकेटेड एंड सब इतने बिजी हैं अपने लाइव्स में कि वो लोग बेसिक प्रिकॉशंस भी जो लगा रहे हैं ना, जैसे इंटरनेट में क्या उन्होंने लगाया लॉक्स, मेटा वगैरह ने भी बहुत अच्छे फैमिली सेंटर्स डाल रखे हैं। इंस्टाग्राम के आप फाइन प्रिंट में जाओ तो दिखेगा आपको क्या क्या करना है, बट ये होता है कि किसने कितनी उस पर छानबीन की और कितना उसको यूज़ किए। सो देर इज़ लॉट ऑफ प्रिकॉशंस विच पेरेंट्स हैव टू टेक, जो नहीं ले पा रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, बहुत जन ले भी रहे हैं, पर ये बहुत ही नई दुनिया है। अभी तो हम लोग कैच प्ले कर रहे हैं लीगली, एंड तो बहुत लर्न करना है, बट बहुत सावधानी बरतनी है। बहुत सावधानी की जरूरत है, और बहुत खास तौर से सावधानी की इतनी बड़ी आबादी वाले देश में, हाँ जी। जहां इस तरह से अब हमारे यहाँ स्मार्टफोन्स का दायरा बहुत तेजी से बढ़ा है, इंटरनेट यूजर्स बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़े हैं। ऐसे हालात में इस नई टेक्नोलॉजी के साथ अब उसको साथ में लेकर के उसके तालमेल के साथ आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। खुशबू जी, किस तरह से पहचाने, अगर किसी के पास इस तरह की ये वीडियो आती हैं और उसके अंदर कोई चाहे पैसों का मुतालबा कर रहा है, किस तरह से पहचाने कोई शख्स? ओके, बहुत सारे तरीके हैं पहचानने के। जैसा मैंने बोला कि बहुत प्रिसीशन से बनते हैं, बहुत टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, बट अभी भी कुछ तरीके हैं जानने के लिए। जैसे आप देखेंगे तो आंखों का मूवमेंट और बात करने का जो आंखों का और होठों का जो मूवमेंट है, वो अगर सिंक नहीं करता है जो चीज़ बोली जा रही है, तो थोड़ा सा डिफरेंस अभी भी दिखता है उसमें, तो आप उस पर ध्यान दें। दूसरी चीज़ होती है, अगर कोई वीडियो बना है उसमें परछाई आ रही है नहीं आ रही है, वो दिन का है, परछाई किस एंगल पे आ रही है, तो कुछ चीज़ें जो देखकर आपको थोड़ा जो पहले कुछ वीडियोस आते थे कि इनमें गलतियां पहचाने, तो थिंक और थोड़ा ओपनली देखें। और जो कुछ वीडियोस हैं जो अलार्मिंग है, जैसे कि अगर किसी ने आपको एक्सटॉर्शन के लिए किया है, किसी ने आपको पैसे के लिए किया है, कोई मिनिस्टर्स के बहुत प्रोवोकिंग स्टेटमेंट्स है, या कोई बहुत वायरल न्यूज़ है, तो पहली बात तो ट्रस्ट करना बंद कर दें इंटरनेट की दुनिया पे। जब मैं बोल रही हूँ ट्रस्ट करना बंद कर दें, मतलब एक्चुअली बंद कर दें। तो उस चीज़ पे एक्ट करने के पहले उसको खुद से ऑब्जर्व करें, पहला। दूसरा, उसको किसी और को दिखाएं, क्योंकि जब आपके ऊपर कुछ हो रहा होता है तो आप खुद बहुत वल्नरेबल स्टेट में होते हो, तो आप प्रूडेंटली एक्ट नहीं करोगे, आप रैशनली नहीं सोचोगे और देखोगे, तो आप किसी और को इन्वॉल्व करो उस चीज़ में। तीसरा, बहुत सारी चीज़ें मास स्केल पे होती है, तो आप खुद जाके इंटरनेट पे अगर देखोगे तो मे बी आपके जैसे 50,000 और लोग हैं जिनके साथ में ये हुआ होगा और उसको लेकर रिपोर्टिंग हो चुकी होगी। तीसरा, अगर कुछ ज़्यादा आपको वैसा लगता है तो और भी बहुत सारे टूल्स डेवलप हो रहे हैं जहाँ पे अगर आप उन वीडियो और ऑडियो कंटेंट को डालेंगे तो आपको उनका आर्टिफिशियल है या फिर ओरिजिनल है उसके बारे में पता चलेगा। तीसरा, चौथा, उसके बाद में आता है कि फॉरेंसिक लैब्स और ये सब बहुत इक्विप्ड है जो इन चीज़ों को देखे और इन चीज़ को निकले, बिकॉज एविडेंस में बहुत इम्पैक्ट करेगा इसको अगर आप देखें कि, और वो देखा जा रहा है कि इंडियन एविडेंस एक्ट में अगर आप बात करें, मैं कोई एविडेंस देती हूँ तो बहुत सारे मैटर्स में एविडेंस होता है कि मैंने स्क्रीनशॉट लिया है वो एविडेंस दे दिया है, या मैंने व्हाट्सएप की चैट निकाली है वो एज एविडेंस दे दिया है, या कोई और डिजिटल मोड ऑफ एविडेंस है जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एडमिसिबल है।
अगर एडमिसिबल है तो वो एक प्रोसीजर चलता है। अब वो प्रोसीजर के पहले ही अगर मैं किसी एविडेंस को दिखा दूं और बोलूं तो ये बहुत गलत इम्पैक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए फॉरेंसिक्स में उनका जाना, उसका पता करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे फॉरेंसिक टूल्स और हमारे लैब्स भी बहुत इक्विप्ड हो रहे हैं इसको लेकर। तो पहला तो अगर कोई भी थोड़ा सा चेंज आ रहा है आवाज़ और वीडियो में, आँखों में, या फिर परछाई में, या फिर बैकग्राउंड और पिक्चर में, या फिर कलर कॉम्बिनेशन फेस और उसमें, अगर आप देखेंगे तो पैरों के वीडियोस प्रॉपर नहीं होते। तो ये बहुत सारे जो वीडियो होंगे वो बिना हाथ और पैर के होंगे, मतलब हैंड मूवमेंट ज़्यादा नहीं होंगी या हैंड ज़्यादा नहीं दिखेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको क्योंकि उससे ऑब्जर्व पकड़ में आ सकता है कि इंसान बोल कुछ रहा है और उसका जेस्चर कुछ और है। और इसको छोड़ के आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होगा, और जो हमारी सरकार ने भी बोला है कि आप और मैं ये चीज़ जिस तरीके की हम इन्फोडेमिक में रह रहे हैं, हम डिजिटल एज में रह रहे हैं, तो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनके पास में टूल्स और टेक्निक्स है, तो ये प्लेटफॉर्म्स इनबिल्ट कर दे अपने प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया पे, जहाँ पे ये खुद फिल्टर आउट कर दे कि ये AI मटेरियल है, तो वहाँ पे नीचे लिखा है कि ये AI जनरेटेड मटेरियल है, जी, ताकि आप और मैं उस पर बिलीव ना करें, और कहीं भी देखा जाए तो एक गलत इन्फॉर्मेशन बड़े लेवल पर ना बिकॉज फेक इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, आप जानेंगे हम 2 साल पहले इस चीज़ पे बात किए थे, बट AI के साथ में फेक इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन का दायरा जितना बड़ा हो जाएगा और जितना डेंजरस हो जाएगा जो है वो बहुत ज्यादा हो सकता है। क्या सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड या किसी को देखा जाए तो डिफेम करना या प्रोपेगेंडा सिर्फ इसके लिए यूज हो रहा है, या इससे बढ़कर के भी कुछ है इसमें? फाइनेंशियल फ्रॉड, प्रोपेगेंडा, चीटिंग, एक्सटॉर्शन, फिर मज़े में बदले के लिए आप बहुत सारे इसमें देखेंगे जहाँ पे किसी के साथ में किसी को हर्ट करना होता है। डिफॉर्मेशन अगर आप देखोगे तो चलता आ रहा है, तो इसमें किसी को कोई गेन नहीं हो रहा होता है एक्सेप्ट कि बदला ले रहे हो आप, या ईगो सेटिस्फैक्शन है, या किसी और चीज़ में आपको हेल्प लेनी है, या फिर पर्सनल बेनिफिट के लिए, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं फॉल्स एविडेंस क्रिएट कर लूँ, या फिर अगर स्टेट के लेवल पे देखोगे तो बहुत सारी कंट्रीज भी इन्वॉल्व होती है जहाँ पे उनको मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन फैलानी होती है। तो कोई और स्टेट उस तरीके के वीडियोस बनाकर भेजेगा जहाँ पे 2 कम्युनिटी में एनिमोसिटी हो जाए हमारी कंट्री के अंदर, या अप्रोर हो जाए हमारे यहाँ पर, या फिर हमारी जनरेशन डे बाय डे डमर होती जाए, इस तरीके का कंटेंट आता ही रहे, और हम सोचे कि हाँ इस चीज़ से इतना लोगों को मिल रहा है तो मुझे भी उसी लाइन में जाना चाहिए, तो हम कल से लॉयर्स, डॉक्टर्स या फिर साइंटिस्ट बनना बंद कर देंगे, बट हम सब वीडियोज़ बनाएंगे और सिर्फ वीडियोज़ बनाएंगे वो देखकर। यहाँ लीना में भी कुछ कहना चाहती है, मैं देख रहा था कि मैडम कुछ। हाँ, सबसे बड़ा कि यहाँ पे ट्रैफिकिंग भी हो सकती है, चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये एक बड़ा मुद्दा हो जाए, बहुत ही बड़ा है, बिकॉज दैट इज व्हाट्स बिकमिंग बिग। एंड आज के दिन ट्रैफिकिंग की जो मेन डेफिनेशन थी कि मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, वो नहीं है। आज के दिन आप अपने घर में बैठे बैठे ट्रैफिक हो सकते हो, क्योंकि अगर आपकी कोई पिक्चर को लेके या आपके कोई वीडियो को लेकर किसी और को बेचे और उसी पर बहुत ज़्यादा पैसा बनाए, तो इट्स ट्रैफिकिंग, कि आपको अब्यूज़ कर रहे हैं और आपके जिस्म को लेके उसको बेच के, दैट्स कॉल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग। सो दिस इज़ अ वेरी बिग इशू विच वी आर फेसिंग टू। क्या कहीं ब्लैकमेलिंग के भी मामले सामने आ रहे हैं इस तरीके में कि हाँ किसी को? हर रोज़ आप आज का न्यूज़पेपर देखोगे तो आज के इसमें भी है, आप कल का उठाएंगे कल के इसमें भी है। कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया उसको लेकर, ब्लैकमेलिंग को लेकर, कि मेरा ये वीडियो बाहर था, वो डरे हुए थे, किसी और से शेयर नहीं कर सकते थे। जब उन्होंने आखिरी तक जितने पैसे दे सकते थे ऑनलाइन लोन लेकर या कोई और तरीके से वो सारे भर दिए, उसके बाद में जब कुछ नहीं बचा तो उन्हें लगा अब कोई और तरीका नहीं बचा है, हम सुसाइड कर लें। तो आप देखोगे एक बहुत ही सीनियर पर्सन है, ग्रैंडफादर है, उनकी ग्रैंड डॉटर ने केस किया है जहाँ पे उन्होंने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उनको लगा कि उनके फादर को लगा कि अब इससे ज़्यादा मैं पैसे नहीं दे सकता, और मेरा कोई वीडियो था, तो वो एक वीडियो नॉर्मल वीडियो था जो आया, और आप किसी के साथ में किसी और का वीडियो बना दें और आप कंटिन्यूसली बोले कि हम इसको वायरल कर देंगे अगर आप इसके पैसे ना दें। या फिर सेम जो इन्होंने बोला कि बच्चों के सीसैम मटेरियल जो आज बनाना बहुत आसान हो गए इसको लेकर, अगर वो बना के फैलना चाहे तो ये न्यूज़ फैलती इतनी फास्ट है कि उसको कंटेन करना बहुत मुश्किल है, और एक बार फैल जाती है तो अगर आप बोलो भी ये गलत है तो लोगों को लगता है नहीं कुछ तो होगा, तो वो इतना डर है उस चीज़ को लेकर। वकील हैं, जिन लोगों के साथ भी ऐसा मामला हो जाता है, इस वक्त व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, क्यों वो डरे नहीं, इस मामले में कोई पैसा ना दें, सुसाइड का कभी ना सोचें, और किस कानून का सहारा लें? बिल्कुल, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। आईटी एक्ट है हमारे पास में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसके बहुत सारे सेक्शंस हैं जो इसमें यूज़ हो जाते हैं। इम्पर्सोनेशन जो है वो पनिशेबल ऑफेंस है। देन आइडेंटिटी थेफ्ट पनिशेबल ऑफेंस है, आपकी आइडेंटिटी चुराई जा रही है, आपको इम्पर्सोनेट किया जा रहा है। या फिर 67 उसी एक्ट का 67A(b) है, जो किसी भी तरीके से आपका प्राइवेट पिक्चर्स या आपकी चीज़ों को अगर आप बेचते हो या कुछ करते हो या वायरल करते हो उसको लेकर है। या फिर मॉडेस्टी ऑफ विमेन अगर
हर्ट हो रहा है किसी तरीके से, तो बहुत सारे सेक्शंस हैं जिसको आप कंबाइन कर दें। आईटी एक्ट, आईपीसी में भी बहुत सारी धाराएं हैं जिनको आप कंबाइन करके अगर देखेंगे तो ये बहुत पनिशेबल ऑफेंस है इसको लेकर। और पहली चीज़ आप ध्यान रखें, कुछ भी हुआ है वो सही है, आपकी खुद की वीडियो है या आपकी वीडियो नहीं है, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। किसी बच्चे ने अपनी खुद की वीडियो किसी और के साथ शेयर की है, या बच्चे छोड़े किसी ने भी अपनी वीडियो किसी के साथ शेयर की है, पिक्चर शेयर की है ट्रस्ट के साथ में, या आप उस टाइम पे इन्वॉल्व थे उस इंसान के साथ में, और उसको फिर किसी ने और बड़े रूप में फैला दिया है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है ये सोच के कि ये तो मैंने दी थी उसको पिक्चर और मेरा घर का बैकग्राउंड है उसमें। बिल्कुल ना डरे, बिल्कुल मना करें, बिकॉज आपकी पिक्चर पे आपका राइट है, किसी और का राइट नहीं। अगर आपने शेयर भी की थी तो आपने ट्रस्ट के साथ शेयर की थी, उसकी ओनरशिप उनके पास नहीं आती है। तो बहुत सारे प्रावधान है लॉ के अंदर, आप सीधे कंप्लेन करें cybercrime.gov.in, या फिर आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाए, विमेन रिलेटेड या कुछ ऐसे इस तरीके के जो एस्पेक्ट है उसमें आप बोले कि मुझे सीक्रेसी मेंटेन करनी है, मेरा नाम भी ना आए बाहर, तो आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल ना डरे। आपको पेरेंट्स को नहीं बताना है, अपने नियर एंड डियर को नहीं बताना है, तो अपने आइडेंटिटी को छुपा कर करें। इवन cybercrime.gov.in में भी एनोनिमस कंप्लेन हो सकती है, तो आप उसको रख कर रखें, या फिर आप इस चीज़ को डरे मत, बिकॉज ये डर का ना फ़ायदा उठाते हैं, तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। कंप्लेन एंड जस्ट डिनाई एवरीथिंग। अगर कुछ शेयर किया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको शर्म करने की जरूरत है, किया था बट वो किसी और पर्पस के लिए था, उसको कोई और किसी और पर्पस के लिए मिसयूज नहीं कर सकता है। जी लीना जी, मुझे बस ऐड करना था जो लास्ट पॉइंट बताए थे ट्रैफिकिंग के ऊपर। तो क्या है, ट्रैफिकिंग का एक मेन चीज़ है कि बच्चा बड़ा भी हो जाएगा और उसका जो मटेरियल ऑनलाइन रहता है उसको लेके उसकी बार बार उसका एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, तो एक्सप्लॉयटेशन एंड नहीं होती है। सो दैट्स द बिगेस्ट ट्रेजेडी ऑफ ट्रैफिकिंग गेटिंग डन ऑनलाइन। और एक और मैं बोल रही हूँ, जैसे अभी खुशबू जी ने बोला कि मेन चीज़ है अगर हमारे पास नॉलेज हो हमारे पावर्स की, हमारे राइट्स की, वो सबसे ज़्यादा हमें कॉन्फिडेंस देती है आई मीन चिन उठा के निकलने की। क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोग जो सुसाइड केसेस देख रहे हैं, जो लोग भाग रहे हैं, जो गिल्टी फील हो रहे हैं, जो और ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर जिस पे पड़ रहा है, जो फिर वो साइकिल में घुस जाते हैं ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। एक बार दे गिवन टू अ ब्लैकमेल, फिर वो बार बार घुस जाते हैं क्योंकि यही सोच के कि उनकी राइट ही नहीं है उस इमेज पर। तो मेरे को मुझे लगता है कि ये जो एजुकेशन है ऑफ ऑल दीज राइट्स इन दिस न्यू वर्ल्ड, जस्ट लाइक आवर नॉर्मल राइट्स, ये बहुत ज़रूरी हो गया है हर बच्चे को, हर क्लास में, हर स्कूल में, हर पेरेंट को मालूम होना, ताकि वी ऑल कैन लिव अ मच बेटर लाइफ टुडे। और सबसे पहले सामने आकर के अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो वो सामने आकर के कहें कि मेरा नहीं है। हाँ जी। और दूसरा जो फैमिली के लोग हैं या जो फ्रेंड सर्कल है उसको भी चाहिए कि वो एकदम फौरी तौर पर उस पर यकीन ना करे। नहीं, और उसके बाद में इस चीज़ को शेम करना, इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट बनाना या इस चीज़ को गलत तरीके से देखना बंद कर दे सोसाइटी में, फैमिली में। तो जब आप उस तरीके से उसको गलत देखेंगे नहीं और आप अपने बच्चे को एजुकेट करेंगे उस चीज़ को लेकर, तो उसको भी डर नहीं लगेगा शेयर करने में। प्लस सोसाइटी अगर नहीं देखेगी तो किसी और को भी डर नहीं होगा। ये सारा एक सोसाइटी और अपनी जो स्टेटस है उसकी बात है। देखा जाए तो ये डर का एक खेल है जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं इस बड़े जुर्म का शिकार हो जाते हैं, और इसके तहत इस बड़ी आबादी वाले मुल्क में भी इतने सारे वाकयात रोजाना सामने आ रहे हैं। इस अहम मौजू पर बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से वक्फे के लिए, ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है इस खास पेशकश में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन, और आज हम बात कर रहे हैं डीप फेक की। अब इस प्रोग्राम में मरहला है सवाल और जवाब का। जी हाँ, यहाँ पर हमारे लॉ के स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं जिनके सवालों को अब हम इस पेशकश में शामिल करेंगे। किसका सवाल है और क्या पूछना चाहते हैं? My question to the panel is that the forthcoming 25 years represent India's transformative Amrit Kal. However, the brimming concern of deepfake technology has somewhere impacted the public perception and their faith on the media also. So how can we combat such miscommunication that has been spread through media? This is my question. Thank you. We can start with building technology, because it's technology that has to cut the technology or get the solutions. It can't be ki normal public can think of and bring in that trust. So it has to be technology. We need to invest more into technology and have technology enabled tools which can detect deep fake, which can detect fake news and misinformation which is being spread via deep fake, which has made victim to medias, to us, because sometimes media also get
become victim of these deep fakes and misinformation and disinformation that has been spreading. So we need to invest into technology, and that's the only solution that we can have it. Awareness, understanding among all of us is something which is very important and which has to continue and which has to evolve every day, that we make each one of us aware about things. But in a nutshell, we have to put in efforts wherein we have the technology and the capability of that technology with our media houses, with our enforcement agencies, and also it should be available to all of us. और सबसे ज़्यादा हमला देखा जाए तो डीप फेक में मीडिया पर ही हुआ है, क्योंकि यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए अगर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन चली गई तो एक मास लेवल पर उसका हमें असर देखने को मिलता है। और इसीलिए अब बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर इस चीज़ को चेक करने की कोशिश की जाती है, क्रॉस चेक किया जाता है कि क्या ये फेक है या इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ असलियत भी शामिल है। अगले सवाल की तरफ बढ़ें। I am Aditi. I am law student from Maharaja Agrasen Institute of Management Studies. My question to ma'am is that big companies like Google and Microsoft are also working so that they can determine the credibility of the image or the audio or visual. At the same time, the person who are developing deepfake technology are also working. For example, when ma'am said कि there should be sync in with the eyes and then lip movement, and then a deep fake technology come, and it was very difficult because both the things were syncing together. So my question is that who is going to win race? Are these big company able to bridge the gap, or this gap will widen in the upcoming years? जी खुशबू मैम, ये कंपनीज की भी जिम्मेदारी है, क्रेडिबिलिटी का मसला आता है। जी बिल्कुल, बिकॉज जब लाइबिलिटी हम कंपनीज के ऊपर डालना शुरू कर दिए हैं, तब से कंपनीज ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है टू चेक क्रेडिबिलिटी। तो हु विल विन द बिग रेस? सी, टेक्नोलॉजी इज कमिंग फ्रॉम द कंपनीज, टेक्नोलॉजी इज कमिंग फ्रॉम पीपल हु आर पुटिंग इन टेक्नोलॉजी, पुटिंग इन माइंड इन टू क्रिएटिंग द टेक्नोलॉजी विद द एडवेंट ऑफ AI. तो who will win the race is something we have to wait and watch. बट जैसे ही हमने लाइबिलिटी शिफ्ट की, आप सबको पता होगा जो IT रूल्स आए थे सोशल मीडिया को लेकर, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने सेफ हार्बर प्रोटेक्शन इन प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। अगर आप फेसबुक की बात करें, गूगल की बात करें, मेटा की बात करें, तो जब इनके ऊपर से सेफ हार्बर प्रोटेक्शन हट गया है, तो अगर इन प्लेटफॉर्म्स पे कुछ होता है तो इनके ऊपर एक्शंस लिए जा सकते हैं अगर ये एक्ट ना करें। तो अगर आप वो देखोगे तो उसके साथ में ये इन्होंने भी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। मेटा ने बहुत इन्वेस्ट किया है इस टेक्नोलॉजी में, गूगल ने इन्वेस्ट किया है कि वो पता करें। तो रेस कौन विन करेगा? रेस तो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड कंपनीज जो है वो विन कर सकती हैं अगर उनका मन करेगा। और उनका मन कैसा करेगा? अगर हम अपने लॉज को और स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना शुरू कर दें तो एक सेनर सिचुएशन पे हम कल आ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, कुछ नए कानून और आने चाहिए? जी बिल्कुल, एनफोर्समेंट स्ट्रिक्ट होना चाहिए, लाइबिलिटी थोड़ी और बढ़ा देनी चाहिए। अगर हम पिछले 10 सालों को देखें तो हमने कंपनीज को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाने की कोशिश की है, जिम्मेदारियां उनके ऊपर डाली गई हैं, जुर्माने बढ़ाए हैं, ताकि कहीं ना कहीं उनको भी एहसास हो कि अगर उनको इस देश में काम करना है तो यहाँ के लोगों के डेटा का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा, उसके साथ वो खिलवाड़ नहीं कर सकते। अगले सवाल की तरफ बढ़ें। Good afternoon. My name is Vanchika Jain. I am a law student from Maharaja Agrasen Institute of Management Studies. So मेरा सवाल पैनल से ये है कि जैसे अभी हमने बात करी लॉ की कि हमारे पास कुछ प्रोविजंस हैं अंडर IT एक्ट, अंडर DPDP एक्ट, अंडर IPC ऑल्सो, बट क्या हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन की ज़रूरत है जो सिर्फ डीप फेक की बात करेगा, डीप फेक टेक्नोलॉजी की बात करेगा, AI की बात करेगा कि कैसे हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं, कैसे इसका मिसयूज़ बंद कर सकते हैं, कैसे हम आगे इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं फ्यूचर इंडिया में, और कैसे ये फ्यूचर के लिए लोगों के लिए एक सक्सेसफुल रहे, ना कि डिसएडवांटेज बने। एक बड़ा सवाल है और उसके अंदर आपने बहुत सारे कानून बनाने में ड्राफ्टिंग कमेटी में अपना रोल निभाया है, उसको आप पॉइंट्स बनाते हैं, तो आपको कैसा लगता है ये सवाल बहुत अहम हो जाता है? थोड़े दिनों पहले एक स्टेटमेंट था अश्विनी वैष्णव जी का, जिन्होंने बोला है कि हम AI को लेकर रेगुलेशन लेकर आएंगे जो इन तरीके की जो चीज़ें हैं डीप फेक और उनको लेकर करें। इसके बीच जब तक ये नहीं आती है तब तक उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बोला है कि आप इस पे इन्वेस्ट करें और इस पे आप थोड़ा सा ध्यान देने की बहुत सख्त ज़रूरत है। बट मैं आपकी बात से एकदम अग्री करती हूँ कि हमें एक डेडिकेटेड लॉ की ज़रूरत है। बट डेडिकेटेड लॉ सिर्फ डीप फेक को लेकर नहीं है, डेडिकेटेड लॉ हमको साइबर वर्ल्ड के लिए प्रॉपर डेडिकेटेड लॉ चाहिए, बिकॉज सिर्फ डीप फेक से नहीं स्ट्रगल कर रहे हैं हम, और भी बहुत सारे जो साइबर क्राइम है उसको लेकर हमारा जो एक्ट है वो अभी पूरे तरीके से सक्षम नहीं, अगर मैं बोलना चाहूँ तो, क्योंकि
टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी बढ़ गई है, क्राइम्स बहुत जल्दी आ गए हैं, बट लॉ थोड़ा सा पुराना हो गया है। लॉ को भी इवॉल्व करने की ज़रूरत है, जहां साइबर वर्ल्ड की बात है या साइबर क्राइम्स की बात है। यानी जिस तरह से टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, हमारे लॉज भी उसी हिसाब से स्ट्रांग होने चाहिए। जी बिल्कुल, बिकॉज अगर आप देखें कि हमारे जो नए 3 एक्ट अभी आए हैं जो 1 जुलाई से एप्लीकेबल है, उनमें भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी को लेकर इन्वॉल्वमेंट की बात की गई है। जहां पर एविडेंस कलेक्शन की बात है, वहां पर टेक्नोलॉजी का वो होगा। जहां पे स्टेटमेंट साक्ष्य अधिनियम की आप बात जी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी तरीके से हमें एक नया जो डिजिटल इंडिया एक्ट की बात कर रहे हैं, जहाँ पे एक साइबर डेडिकेटेड साइबर एक्ट होगा, उसमें हमें डीप फेक को लेकर भी बहुत सारे प्रावधान लाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। जहाँ बात रही एआई की, तो एआई को लेकर हमारा जो नया रेगुलेशन आया है जो बोल रहा है कि इंडिया में जितनी कंपनीज उनको रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है। तो एआई को लेकर लॉ लाना एक बहुत ही इन बिटवीन लॉ लाने की ज़रूरत है, बिकॉज हमारी जो कंट्री है वो ग्रो कर रही है। हम नहीं चाहते कि हम हमारी कंट्री में जो इंडिया टेक है, जो एआई में इन्वेस्ट करें, जो एआई के टूल्स बनाएं, उन सबको हम अभी स्ट्रैंगुलेट कर दें रेगुलेशंस के साथ। तो उसके मद्देनज़र रखते हुए हमें कोई लॉ लाने की ज़रूरत है जहाँ पे मिसयूज़ भी ना हो, जहाँ पे सिक्योरिटी बाय डिज़ाइन हो, प्रिवेसी बाय डिज़ाइन हो, ताकि आप जो डेटा ले रहे हैं आप लीगल तरीके से उस डेटा को लें, आप सिक्योरिटी आपकी उस तरीके से हो ताकि मिसयूज़ ना हो पाए आगे जाकर उस चीज़ों का। तो उसको लेकर एक मद्देनज़र रखते हुए कोई एक मिडिल लेवल पे जो इन चीज़ों को फ्लरिश करने दे, स्ट्रैंगुलेट ना करे, उसकी सख्त ज़रूरत है। क्या खुशबू जी, क्या दूसरे ममालिक की अगर हम बात करें तो कुछ ममालिक ने क्या इससे संबंधित कुछ कानून बनाए? बहुत सारी कंट्रीज़ है, ईयू अपना एक रेगुलेशन लेकर आई है एआई पे। कुछ और भी कंट्रीज़ है जो अपने अपने रेगुलेशंस लेकर आ रहे हैं एआई को लेकर। निस्ट ने एक गाइडलाइंस निकाली है एआई को लेकर कि किस तरीके की गाइडलाइंस क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड्स होना चाहिए। तो बहुत सारे कंट्रीज़ है जो एआई को लेकर गाइडलाइंस लेकर आ रहे हैं या रूल्स लेकर आ रहे हैं, बट ये एरिया अभी भी बहुत डेवलप कर रहा है। अगर आप देखोगे हर रोज़ कुछ नया सामने आ रहा है। तो थोड़ा सा अगर आप एक लाइट टच रेगुलेशन ले आए जो बेसिक सैनिटी को लेकर रखे और उसके बाद में उसमें प्रॉपर तरीके से लाए, तो बेटर ऑप्शन है। अगले सवाल की तरफ। My name is Dipali. I am law student from Maharaja Agarsen Institute of Management Studies. मैम my question is कि जैसे आपने बताया था कि बच्चे इसका काफ़ी शिकार हो रहे हैं, तो मैम बच्चों को कैसे अवेयर करें, मतलब कि इसका शिकार ना हो पाए? बच्चों को बचाने के लिए किस तरह से, मैं चाहूँगा दोनों ही हमारे एक्सपर्ट इसका जवाब दें। सबसे पहले लीना जी से जवाब देना चाहूँगा। बच्चों को बचाने के लिए अभी जो WHO ने भी निकाली है रिपोर्ट, एजुकेशन एंड अवेयरनेस इज की। जब तक उनको बताया नहीं जाएगा, जैसे आप बच्चों को जब बड़े होते हैं तो बोलते हैं कि ये आग मत छुओ, गर्म है, जल जाओगे। जब बोलते रोड क्रॉस करते हो तो बोलते लुक लेफ्ट, लुक राइट, देन क्रॉस द रोड। अभी यहाँ पे उनके हाथ में हम लोग फ़ोन पकड़ा देते हैं, डिजिटल मीडियम पकड़ा देते हैं, पर उनमें उनको कुछ नहीं सिखाया जाता है कैसे उसमें उसको रहना है, कैसे स्ट्रेंजर से नहीं बात करनी है, कौन से साइट पे कहाँ कैसे उससे निकलना है उस डिजिटल मीडियम से। सो सबसे पहले तो यू हैव टू डू अवेयरनेस, यू हैव टू एजुकेट। आज के दिन बहुत एज एंड अप्रोप्रिएट मटेरियल भी मिल रहा है ऑनलाइन, जो बच्चे लोग खुद देख रहे हैं विदाउट इवन आस्किंग फॉर इट। उन लोग ने कोई ऐड प्रेस किया, कोई गेम खेल रहे हैं, उसको उसके ब्राउनीज चाहिए तो बोलते क्लिक हियर बिफोर यू डू। वो क्लिक में उनको ऐसे ऐसे दृश्य दिखाए जाते हैं जो उन लोग सोचे भी नहीं थे। तो वन इज़ वी आर हार्डनिंग देम, उनकी जो माइंड, वी आर साइकोलॉजिकली प्लेइंग विद देयर माइंड, वी आर डिसेंसिटाइजिंग देम ऑन द ह्यूमन बॉडी। दे आर सीइंग एज एंड अप्रोप्रिएट मटीरियल। उससे क्या हो रहा है, बच्चे लोग का जो मेंटल हेल्थ है बहुत चेंज हो रहा है। अडोलेसेंट सेक्सुअलिटी जो है वो बहुत चेंज हो रही है। आज के दिन अगर टीनेजर और यंग प्री टीनेजर 11 साल या 12 साल के बच्चे को इफ़ ही इज़ सेक्सुअली ऑलरेडी इंक्लाइंड, उसको हम वो बता भी नहीं पाएगा बिकॉज इट्स नॉट राइट, ही स्टिल अ किड, बट प्रोबेबली वो उसमें है ऑलरेडी, क्योंकि उसने ऑलरेडी इतना देख लिया ऑनलाइन। सो आई फील ऑल दिस अवेयरनेस, पेरेंट्स अवेयरनेस, एडोलेसेंट सेक्सुअलिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। इसको लेके स्कूल में एडोलेसेंट एजुकेशन बोल के एक होनी चाहिए, ज़रूर एक टॉपिक, साइबर सिविक सेंस। सो एंड दिस शुड कम इनटू स्कूल्स। देयर शुड बी पेरेंट्स ओरिएंटेशन जो होती है हर साल के पहले में। एक पेरेंट्स ओरिएंटेशन में नए लॉज क्या निकले हैं, कि नए क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं वर्ल्ड में। एवरी ईयर दे शुड गेट अपडेटेड, एवरी ईयर द चिल्ड्रन शुड गेट अपडेटेड ऑन व्हाट इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड टुडे, इन दिस वर्ल्ड, एंड आज के दिन क्या उनको चौकन्ना होना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, बहुत फटाफट चेंज हो रही है, एंड इसमें वी हैव टू कीप पेस एंड वी हैव टू कीप एजुकेटिंग देम।
कीप एजुकेटिंग। खुशबू जी, क्या कुछ पॉइंट्स है जो पेरेंट्स ध्यान में रखें जिस वक्त एक बच्चा मोबाइल फ़ोन लेता है? जी बिल्कुल। पहली बात तो आज के जो बच्चे हैं वो इस जनरेशन के हैं, तो वो इस टेक्नोलॉजी के साथ आए हैं, तो उन्हें ज़्यादा पता है आपके पेरेंट्स से, उनके पेरेंट्स से। आप चाइल्ड लॉक की बात कर रहे हैं, आप बाकी चीज़ों की बात कर रहे हैं, वो बच्चों को ज़्यादा अच्छे से पता है वो चाइल्ड लॉक कैसे निकलता है और कैसे सरपास किया जाता है। स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो मुझे बोल रहे होते हैं मैम टॉर या ऑनियन, तो जब टॉर और ऑनियन की बात बच्चे कर रहे होते हैं और पिताजी और मम्मी पापा को ऑनियन का सिर्फ सब्जी पता है, तो आप डिफरेंट सिचुएशन में हैं। तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलती हूँ, वो सारे पेरेंट्स को बोलती हूँ कि आप सारे गेम्स खेलें जो आपके बच्चे खेलते हैं, सिर्फ देखें नहीं, खेलें। 1 या 2 बार उनके साथ बैठ के आप खेलें। आप वो सारी वेबसाइट्स पे आएँ जिस वेबसाइट्स पे आपके बच्चे हैं। अगर आपके बच्चे डिस्कॉर्ड पे हैं तो आप भी डिस्कॉर्ड पे आ जाएं, अपना प्लेटफॉर्म अपना देख लें, अपना बना कर देखिए होता क्या है। कोई गेम खेल रहे हैं तो आप भी वो गेम खेल लें। किसी और साइट्स पे है जो एजुकेशन रिलेटेड वेबसाइट है या क्वेश्चन वेबसाइट है, आप उस पर भी जाकर 2 या 3 बार हर थोड़े दिनों में आप अपने आप को अपडेटेड रखें। आप फ्रेंडली मोड में जाए कि मैं भी एक गेम खेल लेता हूँ तेरे साथ में या तुम्हारे साथ में, तो उस तरीके से आपको पता चलेगा कि क्या ये टेक्नोलॉजी या क्या ये गेम या क्या ये प्लेटफॉर्म जिस पे वो है वो सुरक्षित है या नहीं है, वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, क्या वो साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट कर रहा है, क्या वो सेक्सुअली अब्यूजिव कंटेंट दिखाता है, क्या वो मॉरली किसी को डाउन कर रहा है, क्या वो प्राइवेसी को इन्फ्रिंज कर रहा है। बिकॉज बच्चों को प्राइवेसी का भी नहीं पता होता है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे वो पूछते हैं कि आप इसके बाद में अपने रूम की पिक्चर क्लिक करें या फिर और इन्फॉर्मेशन दें अपनी फैमिली को लेकर, या ये फीड करें, या फिर ये गेम पॉइंट्स खरीदने के लिए बैंकिंग डिटेल्स डालें, तो वो 2 मिनट में क्रेडिट कार्ड लेते हैं, बैंक डिटेल्स डाल देते हैं, वो वहाँ सेव हो जाती है। या फिर अपना कैमरा ऑन रखें। किस तरीके के गेम होते हैं, ब्लू वेल से लेकर बहुत सारे गेम्स हमको पता है किस तरीके से इन्होंने हैम्पर किया है। तो बिना उन गेम्स को खेले जाने आप नहीं कंट्रोल कर सकते आज की दुनिया में बच्चों को। तो जब आप जानोगे तब आपको समझ में आएगा। और मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ लीना जी की बात पे कि आपको लॉ को अपडेट रखना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं अपने आप को अपडेट ना रखूँ। आप नहीं सोच सकते कि मैं इस जनरेशन की नहीं हूँ तो मुझे ये गेम्स नहीं खेलना है। आप अभी इस जनरेशन में हो और अगर आपके बच्चे हैं तो आप इस जनरेशन के से ज़्यादा अफेक्टेड हो, तो आपको वो सारी टेक्नोलॉजी के साथ में अपने आप को इनेबल इक्विप्ड करना पड़ेगा, अपने आप को अवेयरनेस बनानी पड़ेगी और आपको वो चीज़ें रखनी पड़ेगी कि अगर इस तरीके की चीज़ें होती है तो मैं क्या करूं। जैसे अगर फायर हुआ तो हम फायर ड्रिल करते हैं कि क्या करना होता है, तो अगर ऐसी कुछ चीज़ होती है तो उस पर क्या करना है, रेदर देन शाउटिंग टेकिंग अवे कि आप उनका फ़ोन ले लें या कल से आप कंट्रोल में रख लें या आप उनको स्ट्रिक्ट करें, तो ये तो अब नहीं हो पाएगा। तो उसको कैसे एक्ट करना है, कहाँ जाना है, कौन से प्लेटफॉर्म में कैसी कंप्लेन होती है, कहाँ cybercrime.gov.in पे किस तरीके से कंप्लेन करनी है, ये सारी चीज़ें आपको अपने आप को अपडेटेड रखनी होगी और अपने बच्चों को भी धीरे धीरे विद एग्जाम्पल्स बताना पड़ेगा कि ये प्राइवेट मैसेज शेयर करने से या पिक्चर शेयर करने से उसके साथ में इस तरीके का कुछ हुआ है, ताकि उनको समझ में आए कि आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं बट दे अंडरस्टैंड कि इनके रिपरकेशंस क्या होते हैं। यानी उनको बच्चों को भी बताएं कि इस तरह से फ्रॉड हो सकता है और आपको इससे बचना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी तक बच्चों को शायद ये नहीं पता होता कि इसके जरिए भी कोई हमारे साथ फ्रॉड हो जाएगा और उस अनजाने में उनका नुकसान हो सकता है। ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की हो गई, ये जिम्मेदारी सोसाइटी की हो गई। दूसरी तरफ हमारी हुकूमत नए कानून लेकर के आई क्योंकि डिजिटल इंडिया के अंदर नए कानून की ज़रूरत थी। खुशबू जी, हुकूमत हमारी सरकार क्या कुछ कर रही है, क्या चाहती है इन तमाम मुद्दों पर कंट्रोल करने के लिए, इस तरह के वाक़यात ना बढ़ें, देश के लोग सुरक्षित रहें, उनका डेटा प्रोटेक्ट रहे, कहीं किसी के साथ ऐसा ना हो, सरकार क्या कुछ इकदाम कर रही है? पहला तो 21 के रूल्स जहाँ पे उन्होंने ले आया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या फिर जितने भी है ये एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन चुके हैं क्रिमिनल्स के और बच्चे बहुत हैं इन प्लेटफॉर्म्स पे, या आप और हम भी बहुत हैं। तो फाइनेंशियल क्राइम से लेकर पर्सनल क्राइम से लेकर हर चीज़ इन प्लेटफॉर्म पे हो रही है। तो उन्होंने बोला इसको करना, कुछ तरीके का रेगुलेशन लाना ज़रूरी है। तो एक वो 2021 का रूल्स बहुत अच्छा था जो सरकार लेकर आई। फिर उन्होंने देखा कि और भी सख्त ज़रूरत है, बिकॉज ये कंटेंट जब आ जाता है तो पता करना तो ठीक है बट ये कंटेंट वायरल हो जाता है, तो इसको इमीडिएटली टेक डाउन करना बहुत ज़रूरी है। तो उसको लेकर भी उन्होंने गाइडलाइन लेकर आया। दूसरा, बहुत बार आपने देखा कि ये प्लेटफॉर्म खुद एम्पलीफाई करते हैं कुछ न्यूज़ को या कुछ चीज़ों को डिलीट कर देते हैं, तो वहाँ पर भी उन्होंने सैनिटी लाने की कोशिश की कि आप अपनी रिपोर्ट पब्लिश करें, इन प्लेटफॉर्म्स को बोला गया। फिर इसके बाद में नए लेवल पर जब आए तो हम गेमिंग को लेकर भी कुछ लॉज लाने की कोशिश किए हैं, ताकि बहुत सारे जो गेम्स हैं इंडिया के बाहर वो यहाँ पे जब चला रहे होते हैं, किस तरीके से चला रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, अगर वो रजिस्टर नहीं है तो उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है। तो हमने ये चीज़ की कि आप अगर इंडिया में तो आपको अपने आप को रजिस्टर करना ज़रूरी है, ताकि अगर कुछ मिसहैप होता है तो आप वहाँ पे
उनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, वो हमारे इंडियन लॉज के हिसाब से चलें। तीसरा, अगर आप देखोगे तो अभी जो रीसेंट DPDP एक्ट आया है वो भी आपको प्रिवेसी की बात करता है, ताकि ये जितनी ऐप्स है, जितने प्लेटफॉर्म्स है, ये अपनी मर्जी से ना चले, अपना खुद का कानून ना चलाए, या फिर हमारे कानून की अवलेगन ना करे या उसको सरपास ना करे। तो वो एक नया एक्ट DPDP का एक्ट है, वो आ रहा है। उसके बाद में अभी डिजिटल इंडिया एक्ट की जो बात की जा रही है, उसमें एक पूरा कंसोर्टियम लेकर आ रहे हैं जहाँ पे डिजिटल वर्ल्ड को लेकर जितनी चीज़ें हैं उसको इनकॉर्पोरेट करें, एक सिंगल अम्ब्रेला लेकर जी आना बिल्कुल। चाहते हैं। अच्छा, जहाँ आपने इतनी सारी उसकी बात करी है कवानीन की, हमने देखा हमारे देश में पिछले कुछ समय में चाइनीज़ ऐप्स बड़ी तादाद में आती चली गई और लोग उसको यूज़ करते चले गए। क्या इसके ऊपर कोई कंट्रोल सरकार ने किया है? बहुत सारी ऐप्स हमने ब्लॉक कर दी हैं। अगर आप देखें तो RBI ने कुछ अपना सर्कुलर लेकर आया। RBI ने बोला कि अगर आप लोन ऐप्स हैं तो आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, या आप NBFC के थ्रू आएंगे। अगर आप वो नहीं है तो आपको आप इंडिया में लोन नहीं दे सकते हैं। बट ये ऐप्स तो बहुत स्मार्ट है, बिकॉज आप प्लेटफॉर्म पे $100 दें और $100 के साथ में आप और मैं आजकल प्लेटफॉर्म्स पे ऐप बना सकते हैं। होता यह है कि ये जो ऐप्स है, चाइनीज़ लोन ऐप्स है, ये एक्चुअल में आपको लोन नहीं दे रही है। जो हम साइबर क्राइम की बात करते हैं ना, कि आपसे बोला गया कि आपको ये पैसे यहाँ भरने हैं, तो आप किसी भी अकाउंट में पैसे भरते हैं, तो आप में भी किसी और को पैसे जो भर रहे हैं वो लोन दे रहे हैं, फिर वो आपसे उसका 800% 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में आपसे बोलते हैं आप यहाँ पे डालें। तो अगर कोई भी लोन आपको देता है तो कंपनी A से आया है तो कंपनी A को ही वापस दोगे आप लोन इंटरेस्ट के साथ में। बट यहाँ पर किसी Y से आपको आता है लोन और किसी Z पे आप वापस देते हैं उसको 5 गुना 10 गुना 20 गुना करके, फिर वो वहाँ से कहीं और जाता है। और वो जो मनी है वो हवाला की तरह यूज़ होती है, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होती है। मैं क्राइम्स की बात नहीं करूंगी, बट जिस तरीके के क्राइम हो सकते हैं वो सारी चीज़ों पे ये मनी यूटिलाइज होती है। और बहुत हद तक वो उस पैसे को वाइड भी कर देते हैं, या फिर जो इलीगल और अनएथिकल एक्टिविटीज़ है इंडिया में वो उसको वहाँ से पेमेंट्स जाते हैं। जैसे बहुत सारी डेटिंग ऐप्स है जो डेटिंग ऐप्स नहीं है इंडिया में, तो वहाँ पे उनको जो पैसा दिया जाता है, बिकॉज ग्राउंड पे तो आप लोगों को लाएंगे ना जो उन ऐप्स पे आए, तो वो जो लोग हैं उनको पैसा आता है कहाँ से? उनको वहाँ से पैसा आता है। तो प्रैक्टिकली ये इन्होंने एक पूरा एक अम्ब्रेला बना दिया है जहाँ पे आप चाइनीज़ जो ओरिजिनल पर्सन है उस तक पहुँच ही नहीं पाओगे, बिकॉज जिसको आपने नीचे पकड़ा है वो बोल रहा है मुझे तो इस चीज़ के लिए दिया था, मुझे यहाँ से पैसे आए। जिस अकाउंट से आए हैं वो एक तरीका होता है पकड़ने का, बट वो अकाउंट भी एक म्यूल अकाउंट होता है, या फिर किसी और ने उस ऐप के थ्रू पैसे दिए हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा एक रैकेट है जिसको पकड़ने का एक सजेशन जो मैंने दिया था वो ये था कि आप इन प्लेटफॉर्म्स जो हैं, मोबाइल ऐप्स जो हैं, एप्पल के हो गए या गूगल के हो गए, इनको RBI एक लिस्ट दे दे कि ये जो लिस्ट है ये इंडिया में लोन दे सकती है, इनको छोड़ के कोई नहीं दे सकता है। तो अगर कल मैं अपने आप को रजिस्टर कर रही हूँ और वो उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं है तो मैं अपने आप को इंडियन जुरिसडिक्शन में नहीं एग्जिस्ट कर सकती। तो ये एक तरीका रास्ता बन सकता है। जी बिल्कुल, एक अच्छा रास्ता है। और इस फ्रॉड की दुनिया में जिस तरह डिजिटल फ्रॉड के नए नए तरीके हमारे सामने आ रहे हैं, यहाँ पर ज़रूरत है हम सबको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की, अवेयर रहने की, अपने राइट्स को जानने की, अपने कवानीन को समझने की एक कोशिश थी आज इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारे व्यूवर्स ये जान सकें कि आखिर जब हम बात करते हैं डीपफेक की तो ये टेक्नोलॉजी क्या है, इसको किस तरह से पहचानें, इससे किस तरह से बचें, और अगर कोई इसका शिकार हो जाए तो हमारे मुल्क में उसके लिए क्या कुछ कवानीन है। मैं अपने दोनों मेहमानों का और तमाम स्टूडेंट्स का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज की इस पेशकश में शिरकत की। हम इस पेशकश को यही मुकम्मल करेंगे और फिर हाजिर होंगे किसी अलग और ख़ास मौजू के साथ। हम आपको छोड़े जाते हैं कानून से मुताल्लिक़ कुछ अहम मालूमात के साथ। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।